सीधे आपको लिए चलेंगे मेरठ में चल रहे पंचायत आज तक के मंच बिल्कुल पूरा नहीं कर पाए। लॉ एंड ऑर्डर का मसला इसी सरजमीन पर हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद 50,000 लोग एक मुकाम से जो 4-5 पीढ़ी रह रहे थे उनको मुंतकिल होना पड़ा। 90 के करीब लोग मासूम लोगों की जानें चले गईं, कई ख़वातीन की इज्जत लूटी गई। और फिर जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में यह कहा गया कि पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार नहीं है, एक LIO और एक मामूली सा पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार है। रिजर्वेशन का वादा किया था समाजवादी ने, उसको पूरा नहीं कर पाए। ये भी वादा किया गया था कि एक एजुकेशन हब बनाया जाएगा, वो भी जीरो निकला। जो लड़के जेलों में थे उसके ताल्लुक से कहा गया कि गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, देखेगी, नहीं मालूम कहाँ गया वो वादा। अब हद तो ये हो गई कि मथुरा 2 एकड़ जमीन पर लोग काबिज होते हैं कई महीनों तक और हुकूमत को पता नहीं होता कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। तो ये चीजें हैं और बहुत सी बातें हैं जो आगे जाकर आवाम के दरमियान में। वैसे साहब हम देख रहे हैं कि लगभग जो अभी आपने कहा इसमें से लगभग 10-5% हिस्सा हटाना होगा। बिल्कुल यही शब्द, यही बात, यही अंदाज, यही तरीका बिहार इलेक्शन को लेकर आपके जहन में था? नहीं, मैं अंतर बदल गया, लालू नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश में फर्क ये है कि बिहार में हम जमीन पर हमारी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, मैं इस बात को मानता हूं। यहां पर उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5-3 साल से बराबर हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, काम चल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि आप लोग ने कभी भी इस बात को समाजवादी पार्टी से ये नहीं पूछा कि ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में बजरंग दल का ट्रेनिंग कैंप चल सकता है, उत्तर प्रदेश में RSS की रैलीज हो सकती हैं, अमित शाह आकर तकरीर कर सकते हैं, मोदी आ सकते हैं, कांग्रेस की रैली हो सकती है, छोटे छोटे पार्टियों के जलसे हो सकते हैं, मगर अगर किसी का एक की पब्लिक मीटिंग नहीं होती है तो वो हमारी पार्टी की पब्लिक मीटिंग नहीं होती है। तो इससे खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने मुलायम सिंह की रातों की नींद हराम कर दी और वो हमसे डरते हैं। डेवलपमेंट की जब वो बात करते हैं तो फिर आप हमको परमिशन दीजिए, हम अपनी बात रखेंगे जमहूरियत में। बीकापुर में एक बाई इलेक्शन हुआ जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में था, 3 मेरे जलसे हुए, हमको कामयाबी नहीं मिली, कुछ 12,000 करीब वोट मिले, कांग्रेस को 2,000 मिले, मगर वहां पर कोई गड़बड़ नहीं हुई। अब जहां कहीं भी हम जाते हैं तो फौरन हजरत पुलिस जमा हो जाती है कि क्या हो रहा है, क्यों आए हैं। अब मैं यहां पर आ रहा था तो मुझे फोन करके पूछा गया कि सर आप आ रहे हैं, मैंने कहा मैं आ रहा हूं। किस लिए आ रहे हैं तो मैंने कहा कि जाकर आपका और सरदेसाई साहब से पूछिए, उन्होंने मुझे दावत दी है। आने 3-4 सवालात फोन पे कर लिए कि क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है। मैंने कहा कि रोक लीजिए, हम आपके मेहमान बन जाएंगे, लेकर जाइए हमको अगर ऐसा है। तो यही एक मिजाज बन चुका है समाजवादी का यहां पर कि सबको रैली का परमिशन मिल सकता है मगर कोई एक पार्टी को नहीं मिल सकता है। तो हमारा और कई SP हैं, कलेक्टर्स हैं, वो हाथ उठा देते हैं, बेबसी का इजहार करते हैं, कहते हैं कि सर हम क्या करें। तो हम ये अब कर रहे हैं कि जो जहां कहीं भी हमको परमिशन नहीं मिलेगा उसकी लिस्ट बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे कि सर इलेक्शंस फ्री अगर फेयर होना है तो ये देखिए ये ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट के इतनी दबाव में थे कि हमको पब्लिक मीटिंग करना नहीं दे रहे। कांग्रेस की रैली निकलती है बस के जरिए दिल्ली से, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी और हम एक टीवी प्रोग्राम में आ रहे हैं तो 10 फोन कॉल आ जाते फोन के ऊपर। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कहां की जमहूरियत, कहां के फ्रीडम एक्सप्रेशन के लोग बात करते हैं, समाजवादी के लोग। तो ये राजनीतिक दल आपसे खौफ ज्यादा है, सत्ता खौफ ज्यादा है या एडमिनिस्ट्रेशन, वजह क्या है? मुझे लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो उनको हजम नहीं हो रहा है, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं और गलत बात है। आप मेरा क्यों करते हैं सर? यही तो है ना कि देखिए आज मुझसे कर रहे हैं, कल कोई और पार्टी पावर में आएगी और मुलायम सिंह को कहेगी तुम घर से नहीं निकलना, आप घर में बैठो। आप क्या फील करेंगे? नहीं, कहीं ऐसा नहीं है कि आप उस वोट बैंक को डिस्टर्ब कर देंगे? देखिए प्रसून साहब, ये वोट बैंक की बात बहुत हुई है। असल चीज क्या है कि 1967 में इंदिरा गांधी ने इस चीज को निकाला था। वो एक मुसलमानों के एक बहुत बड़े मदरसे को गए, वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि आप लोग मेरी तायद करिए। उसके बाद से वोट बैंक की रट लगी रही और फिर जो रीजनल पार्टीज आए तो वो भी उसको कैच किए। हकीकत ये है प्रसून साहब कि कोई वोट बैंक मुसलमानों का है ही नहीं। वोट बैंक अगर किसी का है तो अपर कास्ट का है, अपर क्लासेस का है। और अगर वोट बैंक मुसलमानों का होता तो फिर मुजफ्फरनगर नहीं होता।
वोट बैंक अगर होता तो आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में पहली मर्तबा एक भी मुसलमान एमपी बनकर नहीं गया। और अगर वोट बैंक है तो कास्ट का है, इसीलिए समाजवादी के पार्टी के एक ही खानदान के 5 लोग ससुरे भी और बहू भी कामयाब हो जाते हैं और कोई मुसलमान नहीं कामयाब होता। तो वोट बैंक मुसलमानों का नहीं है, वोट बैंक अपर कास्ट और अपर क्लासेस का रहा और दलितों को और मुसलमानों को इसी में घुमाया गया कि आपका वोट बैंक, आपका वोट बैंक, और हम लोग खुश होते रहे। मगर जमीन पर तो हमको कुछ हासिल नहीं हुआ और हमको सिर्फ एक ख्वाब दिखाया गया और हम उस ख्वाब में खुश रहे। हकीकत यह है कि कभी वोट बैंक नहीं रहा, वोट बैंक अपर कास्ट का और अपर क्लासेस का रहा। और इसीलिए पार्लियामेंट में देखिए, अगर ठाकुर हैं तो उनके कितने एमपी हैं, अगर ब्राह्मण हैं तो उनके कितने एमपी हैं। हर कास्ट का, हर कम्युनिटी का पॉपुलेशन से डबल रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। और अगर किसी एक कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और गिरता जा रहा है तो मुसलमानों का है, तो ये वोट बैंक तो है ही नहीं। इसका मतलब है आप मुसलमानों का रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, मैं मुसलमानों की नहीं, आपने मुझसे सवाल किया, मैं मुसलमान होने के नाते अगर ये कह रहा हूं तो आप कह रहे हैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको आपके सवाल का मैं स्पेसिफिक पॉइंटेड जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। यकीनन मैं मुसलमान हूं और मुझे इख्तियार हासिल है कि मैं बहैसियत हिंदुस्तानी इन मसाइल को उठाऊं जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता है। बात बताइए, लोगों के जहन में एक सवाल बार बार आता है कि हिंदुस्तान में कोई एक मुस्लिम लीग के बाद एक AIMIM ही है जो कि मुस्लिम होकर मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन करती है। आपकी पार्टी का नाम कुछ दूसरा भी हो सकता था, राष्ट्रीय मुस्लिम पार्टी हो सकता था। आपने लिखा मजलिस-ए-इत्तेहाद मुजलिस पार्टी AIMIM। जो अरे सर, हमने मैसेज क्या है आपका समाज में? साहब, गाय के नाम पर दलितों को मारा जा रहा है। गाय की इज्जत है, इंसान की इज्जत नहीं। छोड़ दीजिए सर, नाम में क्या रखा है, काम में रखा है। नाम तो बहुत बड़े बड़े नाम रखे और कारनामे कैसे निकले सब जानते हैं। तो नाम की बात छोड़ दीजिए, नाम तो बहुत एक से एक नाम रखते और कारनामे उनके शैतान से बदतर होते। तो नाम पे मत जाइए, काम पे जाइए। और अगर नाम पे अगर किसी को इतराज है तो हम कहेंगे भाई नाम को छोड़ दीजिए, हमारे काम को देखिए। नहीं, मुस्लिम्स की तादाद कम है, हम लोगों ने खुद समझा देखा है, सरकार के आंकड़े भी कहते हैं, ये भी सही है। सांसदों की तादाद को भी देखा है हमने। सवाल सिर्फ इतना है कि आपका रिप्रेजेंटेशन इस देश का नहीं होकर मुसलमानों का क्यों लग रहा है? आप इससे मुक्ति क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? प्रसून जोशी साहब, अगर हिंदुस्तान की जमहूरियत में किसी एक वीकर सेक्शन की अगर आवाज नहीं होगी तो फिर हमारे मुल्क की खासियत यह है कि पूरी दुनिया में अगर एक ही मुल्क है जिसमें एक डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म है तो हिंदुस्तान है। और अगर उस डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म को अगर कोई रिफ्लेक्ट नहीं करता है और कोई ये कहेगा कि नहीं एक ही मजहब, एक ही जबान की बात होगी, तो क्या वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है? आप मेरी बातचीत से मुत्तफिक नहीं हो सकते, मगर प्लुरलिटी और डाइवर्सिटी की तो बात जरूरी है। और अगर मैं उस खाने को पूरा कर रहा हूं तो बहुत अच्छा है ना। आपको पूरा इख्तियार है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक मत होइए, मगर मुझे तो अपनी बात रखना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हिंदुस्तान की खुसूसियत और खूबसूरती है कि इसमें डाइवर्सिटी है और प्लुरलिज्म है, जिसको रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। दूसरे पार्टीज ये चाहते हैं कि नहीं, आपकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आप हमारे पीछे पीछे चलते रहिए। बस आपकी जरूरत इफ्तार पार्टी के वक्त होगी, ईद मिलाप का फंक्शन होगा, गले मिल लेंगे, और फिर ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होगा तो आप चादर बिछा दीजिए। अरे भाई, चादर तो बिछा रहे हैं, मेरे बिस्तर पर चादर नहीं है, मेरे पैर में चप्पल नहीं है, मुझे बैंक से लोन नहीं मिलता, 50,000 लोग उखड़ कर चले गए। ये तमाम जो इश्यूज हैं वो कभी सामने नहीं आते। और हमको खुश किया था कि आपका वोट बैंक है। अरे वोट बैंक कहां पर है? ना असल बैंक के खाते खुलते हैं, ना उस बैंक में पैसे हैं, और हमको कहते हैं वोट बैंक है आपका। तो मैं कहां तक इसमें ये लॉलीपॉप के लिए खुश होता रहूं? तो उत्तर प्रदेश की जमीन पर ओवैसी और आजम खान में अंतर क्या है? नहीं, वो बहुत बड़े आदमी है भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, खलंदर आदमी हूँ, वो बहुत बड़े आदमी हैं। आप क्यों मुझे उनसे मिला रहे हैं? मैं ज़मीन का आदमी हूँ, वो बहुत ऊंचे मुकाम पर हैं, मेरे को क्यों मिला रहे उनसे आप? नहीं, आपने चूंकि बात की कि हर धर्म की मौजूदगी, हर जमहूरियत का जिक्र आप ही ने किया, तो हमने सोचा आजम खान का नाम ले लिया जाए। नहीं, वो क्या अंतर है, ऐसी क्या स्थिति? नहीं, मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो रूलिंग पार्टी के ताकतवर मिनिस्टर हैं, और वो जैसा कहते हैं हर SP कलेक्टर उनकी बात को सुन लेता है, और वो
मुजफ्फरनगर के इंचार्ज मिनिस्टर थे और इतना बड़ा कांड हो गया, तो वो बड़े हैं। वो मुजफ्फरनगर के इंचार्ज मिनिस्टर थे, 90 लोग मारे गए, वो बड़े आदमी हैं। मुजफ्फरनगर के इंचार्ज मिनिस्टर थे, 50,000 लोग छोड़ के चले गए। मेरा कहाँ है सर, आप क्यों, कहाँ आसमान और कहाँ जमीन, मुझे मत मिलाइए सर उनसे आप। तो आप में और अमित शाह में क्या समानता है? हाँ, हमें उनमें यह है कि एक बात याद रखिए, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते। समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, और हम उनके सामने उनसे कहते आए हैं और कह रहे हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मुल्क को कमजोर करेगी, और वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, वो गोलवालकर की आइडियोलॉजी है, सावरकर की आइडियोलॉजी है, जिसको अमली रूप देना चाहते हैं। ये उनमें फर्क है। मैं हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म की बात करता हूं, वो हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं। यानी आजम खान महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि वह मुजफ्फरनगर देख रहे थे और उनके इशारे पर डीएम और एसपी काम करते हैं, अभी भी करते हैं। अमित शाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। अरे अमित शाह ही चला रहे हैं हुकूमत, अमित शाह ही चला रहे हैं। बादशाह के दरबार में जो 5 लोग हैं उसमें से वो भी शामिल हैं। तो इन राजाओं के बीच में रंग क्या करने आ रहा है यूपी में? इन बादशाहों के बीच में एक सिपाही खड़ा है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, और उनके सामने खड़े होकर लड़ रहा है। और हो सकता है कि मुझे कामयाबी मिले ना मिले, मगर कम से कम कल जब तारीख लिखी जाएगी तो मौरिख लिखेगा कि हाँ, एक आदमी उठा था जो मनचला था, जिसने इन तमाम बादशाहों के आगे खड़े होकर लड़ा। ये तारीख में क्यों नहीं लिखा जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति उठा था जिसने किसी का घाटा ना किया, किसी को लाभ दिला दिया? हो सकता है सर, मगर आप बताइए, मैं वही तो कह रहा हूं, मेरा वोट बैंक ही नहीं है ना। अगर मेरे बैंक में कुछ होता तो मैं खर्चा करूंगा, मेरा वोट बैंक ही नहीं है, इसीलिए मैं बगैर जेब में कुछ रखे आगे बढ़ रहा हूं। तो आप दूसरों के बैंक में सेंध क्यों लगाने आ गए? दूसरों के बैंक में बहुत ज्यादा नहीं, दूसरों का बैंक इतना बढ़ चुका है कि बाहर के मुल्कों के बैंकों में भी उनका अकाउंट है। तो हम चाह रहे हैं कि उनका वजन कम हो, उनका वजन कम होना जरूरी है, वरना उनका जब तक वजन कम नहीं होगा हमको हमारा हिस्सा नहीं मिलने वाला है। और ये लोग यही समझते कि भाई ये कोई हमारी हैसियत ही नहीं है ना, हमारी हैसियत ही नहीं है। इनका मानना यह है कि कहां जाएंगे हमको छोड़कर, हम ही हैं इनके आका, हम ही हैं इनके मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई जमहूरियत है, कोई ये यहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क में चलता है कि भाई जब चले जा रही बात नहीं हो, जमहूरियत है। और हम यकीनन उनको सियासी तौर पर उनसे लड़ेंगे और उनका नुकसान करेंगे और उस गरीब आवाम का फायदा करेंगे। हमारा जाती फायदे के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। यानी गरीब आवाम सत्ता में तो आ नहीं पाएगी ना, सत्ता में तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी। यकीनन जो भी सत्ता में आएगी उन मजलूमों की आवाज और उनके मसाइल की तर्जुमानी करना, यह बहुत बड़ा काम होता है। तो बिहार में मजलूमों की नुमाइंदगी करते हुए आप सामने निकल कर आए। बिहार में मैंने इकरार किया शुरू में आपके सवाल का, फिर से दोहरा रहा हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहां पर मजबूत नहीं थी, मगर मुस्तकबिल के लिए तो हमने अपनी बुनियाद वहां पर डाली है। और इंशाअल्लाह ताला जब आइंदा जब कभी असेंबली के इलेक्शन होंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि पहले से ज्यादा हमको कामयाबी मिलेगी और अच्छा नतीजा आएगा। वैसे साहब, आप अपने महत्व को समझिए इस देश के भीतर में, क्योंकि देश हर वक्त आपको इस नज़रिए से देखना चाहता है कि आप संविधान का जिक्र करते हैं, लोकतंत्र का जिक्र करते हैं और उसके आसरे अपने मुद्दों को सामने रखते हैं। हैदराबाद में 5 लोग पकड़ में आते हैं, आप कहते हैं कि अदालत में मदद हम इनकी करेंगे, चाहे वो IAS के बंदे के तौर पर NSG ने उनको पकड़ा क्यों ना हो। मैसेज हर जगह ये निकल कर आता है कि आप हर उस मजलूम के साथ हैं जो मजलूम इस देश की सत्ता को थ्रेट कर रहा है, मौजूदा वक्त में वह कहीं अपने आप को टटोल रहा है। ये मैसेज आपके साथ जुड़ता है तो आप बड़े खतरनाक लगते हैं। नहीं सर, लगता है नहीं, आजकल हो क्या रहा है कि दुनिया में अगर सबसे कोई खतरनाक आदमी किसी को बना दिया गया है तो चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो तो खतरनाक हो जाता है। तो मैं उससे बरी नहीं हूं, मैं भी शामिल हूं। अब रहा सवाल ये कि कोई अगर पकड़ा जाता है तो फिर आप वकील मत ठहरा करिए, आप ट्रायल भी क्यों करते हैं? कोर्ट बंद कर दीजिए ना, कोर्ट ही को बंद कर दीजिए, आप ही फैसला कर दीजिए टीवी के स्टूडियो में बैठ कर के भाई ये चोर है, ये कातिल है, ये टेररिस्ट है, तो ठीक है, आप योर लॉर्डशिप कहेंगे हम आपको, आप ही के दरबार में हम केस चला लेंगे। अगर टीवी स्टूडियो में बैठकर आप लोग फैसला कर लेंगे
कि नहीं इसको क्यों किया, ऐसा करना था, तो ऐसा नहीं है सर। किसी को वकील मिलना एक हिंदुस्तानी का फंडामेंटल राइट है। हमने और जजमेंट जस्टिस भगवती का जजमेंट पढ़िए 1985 का, जस्टिस भगवती ने क्या कहा था लीगल एड के ऊपर। दूसरी बात सर, मैं आपको सर एक मिनट भगवती साहब ने कहा था सरकार का काम है कानूनी सहायता देने के लिए सरकार का और वकील नियुक्त उसके होगा। आगे क्या कहा था जस्टिस भगवती ने? सर आप जो है यही तो परेशानी है। नहीं बताइए ना क्या कहा था? आपका जो रिसर्च टीम है वो आपको आधी बात बोलता है, पूरी बात बोलना चाहिए। जस्टिस भगवती ने यह भी तो कहा था कि अगर सबसे बड़ा इंजस्टिस होगा अगर लीगल एड नहीं मिलेगा किसी को, और मैं आपको बता रहा हूं सरकार ने इनकार नहीं किया लीगल एड नहीं देंगे, आप गड़बड़ी कर रहे हैं, आपने पहले ही बीच में कूद गए। सर आप अंग्रेजी चैनल कैसा मत करिए सर, सुनिए। तो जस्टिस हुआ क्या था कि ये उत्तर प्रदेश है, मुसलमानों की आबादी कितनी है सर? 19%। कितने अंडर ट्रायल्स हैं यहां की जेलों में मुसलमान? 29%। सब सितंबर 15, 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने अंडर ट्रायल्स हैं, जो उन पर ऑफेंस लगा, अगर वो अपनी आधी सजा मुकम्मल कर चुके तो प्लीज छोड़िए उनको। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो ठेकेदार हैं, हमारे जो चौधरी हैं, हमारे जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, भैया आपने उनको क्यों नहीं छोड़ा? फिर लीगल एड क्यों नहीं दिया उनको आप? और एक बात सर, हिंदुस्तान की हमारे मुल्क की 1300 जेलों में 60,000 मुसलमान ट्रायल्स हैं। पॉपुलेशन वाइज 21% मुस्लिम्स हैं और कन्विक्शन सिर्फ 15-16% का होता है। तो लीगल एड किसी को फराहम करने से कोई गुनाहगार या कोई या नॉट गिल्टी नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि उनको वकील मिला है तो कोर्ट तय करेगा। मैं कौन होता हूं? अगर मैं नहीं देता तो कोई कोर्ट दे देता। वो मेरे पास आए। और फिर इस बात को याद रखिए कि हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद 80 मुस्लिम बच्चों को 1 महीने तक लोकल पुलिस ने टॉर्चर किया, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिकॉर्डेड रिपोर्ट है। उसके बाद मालूम हुआ कि असीमानंद और गैंग ने वो बम ब्लास्ट किया और वो बच्चों को सिटिंग चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी हमारे पार्टी के डिमांड पर असेंबली में खड़े होकर कहा कि हम माफी चाहते हैं, हमसे गलती हुई। ये तमाम चीजें सामने हैं। अगर फिर कल के दिन असीमानंद हो, पुरोहित हो या कोई साध्वी किसी मस्जिद में बम ब्लास्ट कर देगी, फिर मुसलमानों को उठाएंगे, कहेंगे कि आईसिस ने किया और हमको उठा लेंगे। तो जब क्या करेंगे आप और हम? यही तो हम कह रहे हैं कि कानून का काम यह है कि आप अगर वाकई में गिल्टी है तो कोर्ट सजा देगा उनको। सर आप बताइए, अक्षरधम का मुकदमा, सर एक मिनट नहीं सुनिए, अक्षरधम गुजरात का 11 साल जेल में रहे सर, कौन उनकी जिंदगी वापस लौटाएगा? मालेगांव 2006 5 साल जेल में रहे, कौन उनकी जिंदगी वापस लौटाएगा? ऐसे कई मिसालें मैं दे सकता हूं आपको। क्या हम चाहेंगे कि जेल में रहें और उनके दिमाग में नफरत पैदा हो जाए? ये नहीं हो सकता ना सर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वकील अगर है, कोर्ट तय करेगा, वो कोई मैं या आप नहीं तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा वो गुनाहगार हैं या उनके खिलाफ एविडेंस है या नहीं, उसके ऊपर फैसला होगा। वैसे साहब मुश्किल यही है कि आप सेलेक्टिव हो जा रहे हो। नहीं सर, क्यों हो रहे हैं? एक मिनट, मैंने आपने अपनी बात कही। नहीं सर, अब सवाल सुनिए। आपने कहा अंडर ट्रायल 29% मुस्लिम है उत्तर प्रदेश में, तो सुनिए 62% ओबीसी और दलित है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मगर आप उसका जिक्र नहीं करोगे? नहीं, आप आज फिर आबादी बात कर रहे हैं। आप ओबीसी का पॉपुलेशन कितना है देख लीजिए, उनका वहां पर अंडर ट्रायल कितने देख लीजिए। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि मुसलमानों की आबादी अगर 19, देखिए हिंदुस्तान की जेलों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल, मुसलमान और दलित, जितना पॉपुलेशन है उससे डबल जेलों में है अंडर ट्रायल। इसके सर यही तो इसके जिम्मेदार। आप बताइए, आप कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर सांसद बनते हैं और आप जिक्र आज कर रहे हैं हमसे कि अंडर ट्रायल की तादाद अगर 29% मुसलमान है, बिल्कुल, तो आप 62% दलित और ओबीसी का जिक्र नहीं करेंगे। इस देश में कानून का राज होना चाहिए ना सर। तो कानून के राज के मुताबिक अगर नहीं, प्रसून जोशी साहब, अगर एनसीआरबी डेटा, वाजपेयी साहब अगर एनसीआरबी डेटा देता है तो क्या वो भी देशद्रोही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पार्लियामेंट में सवाल होता है कि बताइए कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज कितने अंडर ट्रायल्स हैं, तो क्या वो गुनाह है? मैं आपसे बता ये रहा हूं कि जो आबादी मुसलमानों की है उससे डबल ट्रिपल, वेस्ट बंगाल में 27% मुसलमानों की आबादी और वेस्ट बंगाल के जेलों में कितने मुसलमान हैं? 50% हैं अंडर ट्रायल्स। आप जब मुसलमान का जिक्र करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाते हैं और मुसलमान पे हमला होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हैं। हमारा सवाल यह है, अगर मक्का में वहां पर धमाका होता है, अगर हैदराबाद में धमाका होता है, इस देश के भीतर 12 धमाकों में तकरीबन 220 मुसलमानों को पकड़ा जाता है, वो आप याद रखते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर
आप बताइए कि अच्छा, कानून को काम करना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए सर। एक मैं आपको बता रहा हूं कि दलित, ट्राइबल और मुसलमान ये लोग कितने बेकसूर करार दिए गए, रिकॉर्ड नहीं करार दिए गए। अरे मैं बता रहा हूं ना, मैं आपको यही तो कह रहा हूं, दूसरे कम्युनिटीज को इतना उनसे नहीं होता तकलीफ, ये दलित, ट्राइबल, मुसलमान से क्यों होता है हमको बताइए। और फिर जब कन्विक्शन आता है तो वो 7, 10, 9% का डिफरेंस क्यों हो जाता है। आप मिसाल के तौर पर आपके चैनल पर टुंडा को दिखाया गया, आपके चैनल पर टुंडा मैं देखा हूं, आपने प्रोग्राम किया था टुंडा के ऊपर, टुंडा ये, टुंडा वो, टुंडा ऐसा किया, टुंडा वो किया, और उसके बाद क्या हुआ, टुंडा बरी हो गया। आप क्यों नहीं चलाए बताइए मुझे। ओके, आपको टुंडा याद है, आपको सीमानंद याद नहीं है। मुझे टुंडा भी याद है, लखनऊ के टुंडे कबाब भी याद है मुझे। आपको सीमानंद याद नहीं आएगा, मुश्किल। एक मिनट शांत रहिए आप। हमारा सर, मैं सुबह तक बैठूंगा, आपके सवालात का जवाब दूंगा। मैं ना कभी भागा हूं ना कभी भागूंगा, नहीं। मैं आराम से, कोई बात नहीं सर, कोई अरे सर सवाल करिए सर, ना हम डरने वाले हैं ना जवाब से भागने वाले हैं, आराम से, नो प्रॉब्लम। देखिए मुश्किल क्या है, बीजेपी जो है, बीजेपी के लोग आपका साथ दे देते हैं, हम लोग इसीलिए जर्नलिज्म नहीं कर पाते हैं, मुश्किल ये हो गई है। अरे सर आप तो वहां से आप डाइवर्ट करते हो बार बार चीजों को, आप क्यों डाइवर्ट करते हो। आप जब देख रहे हो कि सवाल जवाब हो रहा है, बीच में टोक दोगे आप। भाई गुजरात का एक विधायक कहता है कि ये लोग चुपके में मिले अमित शाह, और ये गलत बात है। अच्छा, वो गलत बात थी क्या, मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने उस शख्स को जो नरेंद्र मोदी का इलेक्शन एजेंट था, ओझा, हाँ, और उसको मैंने क्रिमिनल डेफेमेशन की नोटिस दिया हूं, हाँ, और अगर वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम उनको हैदराबाद की मेहमान नवाजी करेंगे, उनको बताना पड़ेगा। उन्होंने अच्छा लिखा है कि उन्होंने डेट्स भी लिखे हैं, टाइम भी लिखा है, हाँ। तो अब हम नोटिस गई है हमारी, वो आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया क्रिमिनल डेफेमेशन स्टैट्यूट पर रहेगा, बहुत अच्छा किया, आई वेलकम इट। अब आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ये खत्म नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि एक मुसलमान से ही मुल्क से वफादारी का सवाल, एक मुसलमान से ही सेकुलरिज्म का सवाल। आखिर आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इनकी गुलामी करें? नहीं सर, हम नहीं करेंगे। हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। हम अमित शाह संघ परिवार से भी लड़ेंगे, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से भी लड़ेंगे। मुझे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट अमित शाह से नहीं चाहिए, ना मुझे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मुलायम सिंह से चाहिए। मैं एक फख्र के साथ कहता हूं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, और मैं इनके इन बातों में बहुत हो चुका। मुल्क को आजाद होकर 70 साल गुजर चुके हैं। अब ये ड्रामा नहीं चलने वाला है, ये बहुत पुराने डायलॉग हो चुके हैं। तो वैसे साहब, ये मैसेज बार बार क्यों जाता है कि अगर आप मोदी और अमित शाह का नाम नहीं लेंगे तो वैसे ही नहीं रहेंगे? यही तो नैरेटिव बन चुका है ना। दुकान खोलकर बैठे हैं एक नेशनलिज्म की और एक सेकुलरिज्म की। एक अगर इनकी बात करो तो आप देशभक्त हो गए, अगर आप इनका साथ दो सेकुलर हो गए। 8 साल हम यूपीए में थे तो क्या थे, दूध के दुले हुए थे। जैसा इनका साथ छोड़े, ये बोलते हैं कि अच्छा ये आप पार्टी पंजाब जा रही है, वहां पर सेकुलरिज्म में छेद नहीं मार रहे हैं। गोवा को जा रही है तो झाड़ू छेद नहीं मार रही है सेकुलर वोट में। ओवैसी जाएगा तो सेकुलरिज्म में छेद मार रहे हैं। क्यों भाई, मैं इंसान नहीं हूं क्या? मेरे ख्वाब नहीं है क्या? मैं मेहनत नहीं कर सकता क्या? मैं कब तक आपके पीछे जाऊंगा? ये मेंटालिटी के मैं खिलाफ हूं कि तुम आजाद तौर पर कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ तुमको आना पड़ेगा, या इनके साथ या उनके साथ। सर, हम बच्चे नहीं हैं कि इनका उंगली पकड़कर मेले में चलें। ये मेला हम दुनिया का देख चुके हैं, इस मेले में चलेंगे और अपने मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तो कौन है जो बच्चों को इस तरह से वोट बैंक में तब्दील कर रहा है? हम बच्चे नहीं हैं, बोर बच्चे हो चुके हैं। नहीं, तो इसमें अब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इनका जो मिजाज है ना, मैं मिजाज की बात बता रहा हूं। मिजाज ये बन चुका है कि हमारे साथ जब तक आप रहेंगे आपको फायदा होगा, आपको ऐसा होगा। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं हुआ अब तक। ना ये कर सकते हैं, ना इनके नियतों में, इनके इरादों में इखलास है कुछ करने का। तो वो ये वोट बैंक में तब्दील कैसे हो जाते हैं फिर मुस्लिम? मैं आपसे कहा ना कि 1967 में मरहूम इंदिरा गांधी साहिबा के जमाने से ये वोट बैंक का ये नाटक चलता रहा और चल रहा है अभी भी। और मैंने अपनी पार्लियामेंट की पहली स्पीच में 2014 में देखिए, मैंने तो मुबारकबाद दी मिस्टर मोदी को कि मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने मुस्लिम वोट बैंक को चुकनाचूर कर दिया और आपने साबित कर दिया कि ये वोट बैंक कभी था ही नहीं। वोट बैंक तो 31% का रहा हमेशा से, ये रहा।
तो इस दौर में मैसेज क्या है कि उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालेगा और मुस्लिम के नाम पर एंट्री ओवैसी साहब की यूपी में होगी? नहीं, जो डैमेज करेंगे समाजवादी पार्टी और बीएसपी को, लाभ फिर उसी बीजेपी को मिल जाए। नहीं, बड़ा सरल सा मैसेज सर, बहुत अलजबरा नहीं है सर अलजबरा नहीं है, मगर आपके दाढ़ी के बाल तो धूप में तो व्हाइट नहीं हुए ना। आप तो कई इलेक्शन का प्रोग्राम कर चुके हैं। ये बताइए कि मैं एक सीट नहीं ला लोकसभा की, 71 जीत गई सर बीजेपी। जोक है ये। एक ही खानदान के 5 जीत गए, कांग्रेस के 2 जीत गए। मुसलमान मेरी वजह से नहीं जीता, 280 जीत गए वो लोग मेरी वजह से। दिल्ली हार गए मेरी वजह से, झारखंड हार गए, जम्मू कश्मीर हार गए, राजदीप सरदेसाई का जो इलाका है पानाजी वहां पर हार गए मेरी वजह से। क्या मैं ख्वाब में गया था क्या इनके लोगों के मत डालो वोट इनको? अरे सर ये माइंडसेट है ना कि जब जीतते हैं तो सबने हमको वोट डाला, हारे तो दाढ़ी वाले की वजह से हार गए। कब तक चलेगा सर? ये बहुत हो चुका, अब नहीं चलने वाला है। आप हार रहे हैं इसलिए कि आप में काबिलियत नहीं है, आप हार रहे हैं क्योंकि आप सो जाते हैं, आप हार रहे हैं इसलिए कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप हार रहे हैं इसलिए कि आप में दम नहीं है, आप हार रहे हैं इसलिए कि आपको नहीं मालूम कि 21 सदी में कैसा कम्युनिकेट किया जाए। ये प्रॉब्लम है। मगर लगता क्या है कि आसान तरीका क्या है कि इस पे डाल दो, इसकी वजह से हारे। तो ये तो नहीं चलने वाला ना। हिंदुस्तान की आवाम बाशऊर है, वो देख रही है। तो आप यूपी में लोगों को जागरूक करने के लिए आ रहे हैं या जीतने के लिए आ रहे हैं? सर हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है जीतने के लिए। जीतने के लिए। अब आप जय भीम का नारा लगाएंगे? दोनों लगाएंगे, जय भीम जय मीम का नारा लगाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो यकीनन ये कारआमद होगा और लोगों के दिलों में बात पहुंच रही है और पहुंचेगी। यानी दलित भी वोट बैंक आपके लिए, मुसलमान वोट बैंक नहीं है सर, प्लीज। मुझे नफरत है इस वोट बैंक से। वोट बैंक नहीं है सर, वोट बैंक नहीं है। यही कह कर दलितों का और मुसलमानों का नुकसान हुआ। वोट बैंक तो अपर क्लास का है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के दौर में हर पुलिस स्टेशन में आपको यादव मिल जाता है, हर पुलिस स्टेशन में यादव मिल जाता है। ये वोट बैंक है। इतनी मोहब्बत सिर्फ एक ही लोगों से कि हर पुलिस स्टेशन में एक आदमी मिल जाता है आपको, मगर दूसरा नहीं मिलता। वोट बैंक है हमारा। बताइए अब आप क्या बात है, बताइए आप। मुसलमानों को डराया गया है। अरे सर हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, डर निकलेगा और डर निकल चुका है। ये हमारे प्रायोरिटीज जिस दिन सही हो जाएंगे, हम तय करेंगे, वही प्रॉब्लम है। डरते डरते नहीं है ये लोग, डराते नहीं कोशिश करते हैं। मगर अब का जो जनरेशन है, यूथ है, वो डरने वाला नहीं है, वो हरगिज डरने वाला नहीं है। वो ये चाहता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मैं हिमालयों के पहाड़ तक जाकर अपने ख्वाबों को पूरा करूंगा। हम यही चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में उन लोगों को, कमजोर तबकात को एक अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, सोशल हो, और वो अपॉर्चुनिटी। और हमारी जमहूरियत की एक रियलिटी है कि जिसके पास नंबर्स हैं उसी के काम होते, जिसके पास नंबर्स नहीं है उसका काम सिर्फ ये होता है कि बस एक सेल्फी ले लो, फोटो ले लो और लोगों को घर में जाके बताओ कि देखो अम्मी मैंने मिनिस्टर के साथ फोटो ले ली। और अम्मी बोलती बेटा तो फोटो लिया, घर में खाने को नहीं है, स्कूल नहीं है तेरे भाई के लिए। ये नैरेटिव जब चेंज होगा, जब सही मानों में एम्पावरमेंट होगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें मुस्लिमों की हालत दलितों से भी बदतर बताई गई थी। दलितों की यूं भी हालत जो है वह भी कोई अच्छी नहीं है, बहुत ही स्थिति और बिगड़ी है कहें तो, बीते लगभग 1-1.5 दशक के दौर में जी। अब आप जय भीम का नारा लगाने को तैयार हैं और आप दूसरी तरफ ये मानकर चल रहे हैं कि अब मुस्लिम समझ गया है, समझदार हो गया है। ये कॉम्बिनेशन जागरूक बना रहा है, जिता रहा है, या फिर दूसरों के वोट बैंक में सेंध लगा रहा है? अब जिन जिन मुद्दों पर खड़े हुए हैं उन मुद्दों पर सामने बीजेपी ही रही है हमेशा। कोई मुद्दा हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, गाय का मुद्दा हो, भारत माता की जय का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, सवाल क्या है आपका? बीजेपी सामने आपके जहन में हमेशा रहती है। नहीं, अगर नहीं, वो नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं 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 नहीं, मेरे सामने तो वो लोग हैं जो मेरा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। कौन कर रहा है आपका एक्सप्लॉयटेशन? चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कभी कांग्रेस रही हो। और इन ताकत जो हमको एक्सप्लॉइट करते हैं, हमको यूज करते हैं और हमारे हुकूक नहीं देते हमको। मैं जब राइट्स की बात करता हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आसमान से तारे तोड़कर ला के दो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब अगर आप वेस्टर्न यूपी के मुस्लिम इलाकों में अगर हर मुस्लिम इलाके में पुलिस स्टेशन खोल सकते हैं तो आपको स्कूल खोलने कौन रोक रहा है? नहीं, वैसे साहब मसला इतना नहीं है। खोल नहीं, आप यहां पर आ रहे हैं तो आपको पुलिस वाला फोन करके पूछ रहा है कि आप कहां जा रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं पूछता है, वो वैसी से पूछता है।
आप किसी को वकील देने की तैयारी एक मिनट यहां पर अगर हाशिमपुरा के कोई लोग हैं तो पूछिए उनसे, हाशिमपुरा में इंसाफ हुआ क्या? मलियाना में इंसाफ हुआ क्या? आप मेरे से पूछ रहे हैं। 87 13 मई को हाशिमपुरे का वाकया हुआ, इतने बरस बीत गए, हिंदुस्तान की पहली कस्टोडियल डेथ, 40 लोगों को लाकर पकड़कर नदी के किनारे मारकर फेंक दिया गया। आप मुझसे कह रहे हैं बताइए ना हाशिमपुरा मलियाना क्या हुआ? कोई पूछने वाला है उसका? नहीं, सर यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये, अच्छा वो बोलते हैं हर नौजवान के सेलफोन पर कोई अबू बकर बगदादी वो बेवकूफ पागल के नहीं होगा, हरियाणा की वो फोटो होगी जो रोजे की हालत में मुसलमानों, नौजवान मुसलमान मुंह में गोबर डाला गया, वो उसके वीडियो पर है। क्या करेंगे उसको आप? ये इससे क्या, इससे नफरत नहीं पैदा होती? हम यही तो कह रहे हैं कि ये हमको दीजिए, पुलिस स्टेशन खोलना है खोलिए, मगर स्कूल भी तो खोलिए। नहीं, आप थोड़ा और सरल कर दे रहे हो। हम इसकी गंभीरता को समझते हुए आपसे जानकारी चाह रहे हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं है और आपको लोक निर्णयों के तहत घूमने फिरने तक पे पाबंदी है, सभा नहीं कर सकते हैं, किसी को वकील की सहायता नहीं दे सकते हैं, तो आप इस देश में चुनाव भी कैसे लड़ पाएंगे, जीत भी कैसे पाएंगे, नुमाइंदगी कैसे कर पाएंगे? सर, तूफानों में कश्ती चलाना ये हमको सीखना है। तूफानों में अपनी मंजिल तक पहुंचना ये वही इंसान कामिल इंसान होता है, वरना तो आम दिनों में सब चलाते हैं। मैं जानता हूं कि तूफान मेरे सामने है, मैं जानता हूं कि मेरी नाव शायद साहिल तक पहुंचे ना पहुंचे, मगर चलाना तो जरूर है सर। इन्हीं तूफानों से गुजरना है हमको, और यही चीज हिंदुस्तान को कामयाब करती आई है। और मैं पहला आदमी नहीं हूं जो इन तूफानों से मुकाबला कर रहा है। मैं चला जाऊंगा, मैं, आप और हम सब इस जमीन की ग़िज़ा बनेंगे, मगर यही तो हमको काम करना है। ये लोग हिंदुस्तान की जमहूरियत को रिप्रेजेंट नहीं करते। हिंदुस्तान की जमहूरियत असदुद्दीन ओवैसी और इन तमाम लोगों से बढ़कर है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा मुल्क है, और ये लोग तो जो कब्जा करके बैठे हैं, इनको हटाने की जरूरत है। और इनको बताना पड़ेगा कि अवाम की ताकत क्या होती है। अवाम चाहे तो तुमको तख्ते पर ला भी सकती है और सुला भी सकती है, और होगा एक दिन, ये आने वाले असेंबली इंतखाबात में आप देखेंगे। आपको लगता है उत्तर प्रदेश का चुनाव उस दिशा में जा रहा है? उत्तर प्रदेश की अवाम तंग है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की अवाम 2 साल से जो दिल्ली में सल्तनत है, उसके जो बादशाह हैं वो कुछ नहीं कर पाए, तो उत्तर प्रदेश की अवाम एक बेहतरीन फैसला करने वाली, मुझे उसका पूरा यकीन है। सेवक को बादशाह कह रहे हैं सर। ऐसा है ना, देखिए कल म्यूनिक में 10 लोग मारे गए, हमारे बादशाह ने फौरन ट्वीट करके मजम्मत की। गुजरात ऊना में दलितों को मारा गया, बादशाह सलामत ने ट्वीट नहीं किया। कश्मीर में 45 से ज्यादा हिंदुस्तानी मारे गए, बादशाह सलामत ने ट्वीट नहीं किया। बादशाह सलामत ने तो म्यूनिक के ऊपर ट्वीट कर दिया सर। अब क्या बताएं आपको? मैं हंस नहीं रहा हूं, सीरियसली कह रहा हूं। नहीं, हंसने का जिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री ज्यादा बाहर ही रहते हैं। नहीं, यहां भी रहते हैं सर। कल म्यूनिक भी जाना है। कोई केस तो नहीं बुक हो जाएगा मुझ पर देशद्रोही का? नहीं, कोई केस नहीं हो जाएगा, लेकिन सवाल उलट के वहीं पर बार बार दस्तक आप ही के दरवाजे पर देता है। इस देश की मुश्किल ये है, मुलायम के दरवाजे पर नहीं देगा, अमित शाह के दरवाजे पर नहीं देगा, वो ओवैसी के दरवाजे को ही ठकठका के पूछेगा कि जनाब आप जब आते हैं तो समाज में तलखी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, सांप्रदायिक स्थितियां तेज होने लगती है। गुस्सा किसको आता है? जो इख्तिदार की कुर्सियों पर चिपक कर बैठे हैं, उनको जो तकलीफ होती है ना, उनको गुस्सा आता है। मगर जो जिसकी आंखों में आंसू हैं, जो तकलीफ का शिकार है, वो देखता है कि हाँ, कम से कम ये एक मेरे 10% मसाइल की तर्जुमानी कर रहा है। मैं पूरी तर्जुमानी नहीं कर पाता हूं, हो सकता है कि मेरा ईगो, मेरा नफ्स उसमें आ जाता होगा, मगर तकलीफ किसको होती है? उन लोगों को होती है कि हम जब बातें करते हैं तो उनको लगता है ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये आदत इनको हो चुकी है खुशामद की। इनको आदत हो चुकी है कि लोग थालियां मारे इनको आदत हो चुकी है कि लोग देखें तो खड़े हो जाएं। ये नहीं होने वाला है सर। हम सब बराबर हैं। अब हम ना खड़े होंगे बल्कि इनके सामने खड़े होकर अपना हक लेंगे। ये मिजाज लोगों के दरमियान में पैदा करने की जरूरत है, यही हमारे मुल्क को कामयाब करेगा। ये हम आजाद हो चुके हैं सर, अंग्रेज भाग चुका है, खत्म हो चुका है। कब तक हम किसकी गुलामी करेंगे? जमहूरियत है, हमारा हक हमको मिलना चाहिए। तो एक ओवैसी साहब हैं, एक ओवैसी साहब के भाई भी हैं। अच्छा, भाई का जिक्र तो दूसरे भाई के बगैर हो ही नहीं सकता। चलिए, मुबारक आपको, लाइए। उनके शब्द जब रहते हैं
तो वो कानूनी तौर पे कहीं ना कहीं ऐसी दखलंदाजी करते हैं कि उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। बिल्कुल, उनके ऊपर सुनिए, वो केस दर्ज हुआ और वो बीमार होने के बावजूद भी लंदन से वापस आए, अपने आप को कानून के हवाले किया, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद है कि जिस तरह वरुण गांधी से कोर्ट ने इंसाफ किया, इंशाअल्लाह ताला उनसे भी इंसाफ होगा और वो इंसाफ कोर्ट करेगा। आप फिक्र मत करिए, होगा इंसाफ। वो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे? सर, अब वो आएंगे नहीं आएंगे, मगर मैं तो जरूर आऊंगा। अब यहां से मेरा सिलसिला चल पड़ा है, मैं रेगुलर आता रहूंगा, बीजेपी समाजवादी के खिलाफ बोलता रहूंगा। मुझे परमिशन देना पड़ेगा एसपी डीएम को, वरना फिर अगर कांग्रेस को परमिशन मिल सकता है तो फिर इनको आईने में देखकर कहना पड़ेगा कि भैया तुम रात में नींद कैसी आती हुई तुमको, कि तुम उनको परमिशन दे सकते, मुझे नहीं दे सकते। तो ये नहीं चलने वाला है, परमिशन मिलेगा, हम अच्छी मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि हमको कामयाबी मिले। तो आपने बीएसपी का नाम क्यों नहीं लिया? बीएसपी का नाम लूं मैं? लेना चाहिए, समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं, मैं बीएसपी का नाम, मैं कहूंगा कि जो बीएसपी के लीडर के ताल्लुक से जो बकवास कही गई, मैं उसको कंडेम करता हूं, उसको कंडेम करता हूं। मैं नहीं कहना चाहिए किसी को, किसी का, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं, मगर किसी को क्यों कहते ऐसा? और इसके उल्टा जो बीजेपी की तरफ से कहा गया, किसी पर भी नहीं कहना चाहिए। हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी घर पर मत जाइए। आप पॉलिटिक्स करिए, आप बोलिए कि इस पार्टी की पॉलिसी गलत है, इस पार्टी के लीडर की पॉलिसी गलत है, घर पे क्यों जाते आप? हमारे घर वाले क्यों आए पॉलिटिक्स में? हमारे घर वाले तो नहीं है ना। तो दलितों की जो हालत है उसकी एक वजह मायावती भी है। एक बात तो है सर, अगर किसी दलित पर जुल्म होता है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले कोई दौड़ता है तो पुलिस वाला दौड़ता है। ये तो है, ये मिजाज तो पैदा हो चुका है यहां पर, ये मिजाज तो पैदा किया है, इसका क्रेडिट तो देना पड़ेगा। जुल्म जरूर हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन जरूर हो रहा है, मगर एक पॉजिटिव चेंज भी है। आप मुसलमानों का जिक्र करते हैं, हम दलितों का जिक्र करते हैं। 4% से कम लोग दलित सरकारी नौकरियों में है। बिल्कुल। 76% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने हॉस्पिटल नहीं देखा है। बिल्कुल। लगभग 80% दलित कच्चे घरों में रहते हैं। यस, यस। वजह क्या है कि उसमें भी एक दलित नेता है मौजूद इस देश में, और यहां पर एक मुसलमान का नेता और अगर वो दलित नेता नहीं होता तो 4 के बजाय वो मुसलमानों की तरह 1% पे आ जाते। 4 के पर 1% पे आ जाते। ये यारी हम देख रहे हैं। हाँ? आपकी और मायावती की? नहीं सर, यही, अरे ये कोई बात बोले कि आप यारी मिला देते, उनके खिलाफ बोले तो आप वो मीटिंग हुई थी बोल देते। सर जरा थोड़ा बेनिफिट तो दीजिए सर हमको। नहीं, इसलिए नहीं देंगे बेनिफिट क्योंकि हमें याद है कि उस दौर में कितने घोटाले हुए थे। आप उसका जिक्र नहीं करेंगे? सर वो केस चल रहा है ना, कौन सा केस प्रूव हुआ है बताइए? केस चल रहा है, केस अदालत है, अदालत तय करेगी। हम तो स्टूडियो में बैठकर यहाँ पर तो तय नहीं कर सकते। अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन होगा? मैं गठबंधन के लिए तैयार हूं। हमारे जो यहाँ के प्रेसिडेंट है जनाब शौकत साहब, वो बातचीत कर रहे हैं, मगर मैं इस पर ज्यादा तबसरा भी नहीं करना चाहूंगा। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह उस पर खुलकर बात करके बताएंगे। गठबंधन, हम गठबंधन के लिए भी तैयार हैं। किसके साथ? बीएसपी के साथ? अरे समाजवादी पार्टी और बीजेपी और संघ परिवार को छोड़कर, कांग्रेस को भी छोड़कर क्योंकि वो लोग भी खैर अभी टाइम है सर, वो शौकत साहब तय करेंगे, वो ज्यादा एक्सपर्ट हैं यूपी के मामलात में, वो इंशाल्लाह उस पर बात तय करेंगे। सारी सीटों पर लड़ेंगे? वो अरे सर कोई नहीं बोलता आपको कितने सीट पर लड़े, तो आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं? नहीं, बिहार में आप सेलेक्टिव हो गए थे जहां पर इलाका मुस्लिम बहुल था। ये तो न्यूज आपने चलाई थी बिहार में कि 30 पर लड़ रहे हैं, 25 पर लड़ रहे हैं। मैं 6 पर लड़ा और मुझे हेलीकॉप्टर नहीं मिला, मैं गाड़ी में जा रहा था पूरा सीमांचल को। तो खैर अब हम जितने सीट पर लड़ेंगे इंशाल्लाह वो तय होगा। क्योंकि आपके तमाम भाषणों में हमने देखा है, उत्तर प्रदेश में भी जब उपचुनाव हो रहे थे, आप जब जिक्र करते थे, मीडिया के सामने आते थे, आप दिल्ली के बादशाह का ही जिक्र करते थे। हाँ सर, दिल्ली की सल्तनत तो बहुत जरूरी है हमारी जमहूरियत में। चुनाव यूपी में होता है फिर भी दिल्ली का बादशाह याद आता है? नहीं, दिल्ली क्यों? दिल्ली का ताल्लुक नहीं है क्या उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से तो ही गए ना दिल्ली तक। 71 अगर नहीं जीतते तो बहुत नंबर गिर जाता ना। 71 बहुत बड़ा रोल प्ले किया, 71 को आप डिनाई नहीं कर सकते। उस 31 में 71 का बहुत बड़ा रोल है। निशाने पर भी वही, निगाहों में भी वही। नहीं सर, मेरा मामला ऐसा नहीं है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जहां निगाहें वहीं निशाना लगता है।
जो मुद्दे एक लाइन से अगर आप देखना शुरू कीजिए, क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेंगे? चाहे वो गाय का मुद्दा हो, चाहे अखलाक का मुद्दा हो, चाहे गोबर खिलाने का मुद्दा हो, चाहे कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, कहीं कश्मीर, सारे चुनाव में मुद्दे आएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ऐसा भी लग रहा है आपको? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये मुद्दे तो जरूर रहेंगे, मगर के साथ ही साथ जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के मुद्दे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर रूलिंग पार्टी के जो वादे उन्होंने नहीं कर पाए वो बहुत बड़े मुद्दे होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वादे किए वो नहीं किए, वो भी बड़े मुद्दे होंगे। तो यकीनन हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग अलग मसाइल होंगे, मगर ओवरऑल अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे मुद्दों की, तो अभी आपने जो कहा वो भी मुद्दे होंगे और लोकल मुद्दे भी शामिल होंगे उसमें। तो आपको लग रहा है कि कोई सरोकार मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी की नहीं है जनता से? अब देखिए, रूलिंग पार्टी में जब कोई रहता है ना, तो वो ये समझते हैं कि उन बस आसमान पे उड़ते हैं, समझते हैं उनके पैर जमीन पे रहते ही नहीं है। आ जाएंगे इंशाल्लाह 6 साढ़े 6 महीने में नीचे आ जाएंगे पूरा। आपको लगता है केंद्र सरकार के भी कोई सरोकार नहीं है? केंद्र सरकार का तो देखिए ना सर, के अच्छे दिन कहां पर आए सर। जब वो पावर में बादशाह सलामत इख्तदार पर आए तो $85 बैरल था ऑयल, अब $35 पे आ गया। मगर पेट्रोल की कीमत कम नहीं होती। हर 2 महीने को जैसा कोई हम ट्रैफिक लाइट पर किसी गरीब को 2 रुपये डालते हैं, इसी तरह 2 रुपये कम कर दिए। कभी 75 पैसे कम होगा डीजल के। वादा किया गया था कि गैस को और केरोसिन को डीरेगुलेट किया जाएगा, नहीं हुआ। इकोनॉमी रिवाइव होगी, नहीं किया गया। आप देख लीजिए, ये तमाम मुद्दे हैं। और 2-2.5 साल का जो वक्फा मिला है, बड़ा लंबा वक्फा। अब आखिरी हिस्से में बताइए, आपके पास विजन क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर? अगर आप इतने सीरियस हैं, इतने गंभीर हैं, वोट बैंक को भी नहीं देख रहे हैं, जमहूरियत का जिक्र बार बार कर रहे हैं, आपका विजन क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान की मजबूती के लिए उत्तर प्रदेश का सही मानों में डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और उस वक्त होगा जब सही गवर्नेंस होगा, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ यहाँ पर तालीम के मैदान में किसानों को जो एमएसपी का मसला है वो तय हो। ये बहुत सी चीजें हैं, अगर इस पर सही तरीके से काम होगा तो ये हमारे मुल्क के मफाद में अच्छा होगा। ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इसका नेशनल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। और आप विजन की बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो कमजोर तबकात हैं इनको इनका हक मिले, इनकी आबादियों में रोड पड़े, ड्रेन्स पड़े। आज चलिए हमारे साथ, आप चल के देखिए, इस इलाके में जो मुस्लिम इलाके हैं खुले ड्रेन मिलेंगे, उन खुले ड्रेनों में आपको सूअर मिलेंगे। चलिए मेरे साथ स्कूल देखिए, कितने स्कूलों में क्या होता है वहां पर। ये चीजें हैं, इसका हल होना जरूरी है। और यही चीजें नफरतों में इजाफा करती हैं, गलत फहमियां पैदा करती हैं। अगर इन चीजों पर कोई तवज्जो देगा, असेंबली में इन मसाइल को उठाएगा कि भाई क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, इतना पैसा फिर कहां जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी कहां है। आपको जरूरत है ऐसे एमएलएस की जो विधानसभा में जाकर बेबाक तरीके से इन मसाइल को उठाएं और इसका जवाब तलाश करें। ये हमारा विजन है, ये हमारी कोशिश होगी। संविधान में हर चीज का जिक्र है, संविधान बातें आपने कही, और उत्तर प्रदेश में जो नहीं है, संविधान सब चीज का हक देता है लेकिन कोई भी पूरा नहीं कर पाया। जी, संविधान तो आपके लिए, हमारे लिए सुप्रीम है। 3 चीजों का जिक्र उत्तर प्रदेश की राजनीति में होगा: मुजफ्फरनगर, कैराना, अखलाक, चौथा मथुरा, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। फेलियर है सिस्टम का, या कानून का राज नहीं होना है, या फिर सत्ता की मनमर्जी है? सत्ता की मर्जी है सर ये, क्योंकि डरते हैं वो डीएम और एसपी वो लोग कि रियासत के बादशाह सलामत जो लखनऊ में बैठे हैं वो क्या कर लेंगे, अगर कुछ कर जाऊंगा तो नाराज हो जाएंगे। तो यही चीज है, यही चीज उनको रोकती है इंसाफ करने से, और इसी से ही ये तमाम बुराइयां कहिए या नफरतें पैदा होती। उन बादशाह सलामत में संयोग से आजम खान भी। अब सर बड़े लोगों की बात क्यों कर रहे हैं सर? उनका नाम लेते ही आप बड़े लोग जिक्र करते हैं। कहाँ सर, आप कहाँ, मैं जमीन वो आसमान छोड़ दीजिए ना, बड़े हैं वो, बहुत बड़े हैं हमारे से, मैं नहीं कुछ बोलूंगा उनके बारे में। माइक सामने। ओवैसी साहब, आप मोदी को लेके लगातार बोलते रहते हैं कि मोदी ये मोदी वो, मोदी में कोई खूबी नजर आती है आपको जो प्रभावित करती हो? सर
देखिए, वो हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं और वजीर आजम की कुर्सी चाहे इसके बाद भी कोई लोग बैठेंगे, आप और हम नहीं रहेंगे, तो उसकी इज्जत करना जरूरी है, उस पोस्ट की। अच्छी बात ये बुरी बात नहीं है, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और उस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जारी रहेगा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जारी रहेगा। मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम है, वो तो मैं मानता हूं। अब उनको मुझ में कोई खूबी नजर नहीं आती तो अब क्या करें फिर। मैं तो बुरा आदमी हूं, मैं तो ए फॉर एप्पल जाकर असद फॉर एंटी नेशनल हो चुका हूं मैं। अब वकील हम तो बुरे हो जाते, वो करते, ठीक है सर। आप एंटी नेशनल हो चुके हैं मतलब? हाँ सर, अगर आपको राइट्स चाहिए एंटी नेशनल के तो मैं आपको सब एजेंसी देने तैयार हूं, क्योंकि पूरे राइट्स मुझे दे चुके हैं और जिस चीज को चाहिए मैं देने तैयार हूं। फिर कैसे चुनाव लड़ेंगे? अब बना दिए ना सर, मुझे एंटी नेशनल बना दिए। वो एंटी नेशनल इसलिए बनाते हैं कि वो खुद नेशनलिस्ट हो जाएं। हाँ, वो तो दूध के धुले हुए हैं, नेशनलिस्ट हैं। हिंदू राष्ट्र तभी होगा जब सामने ओवैसी नजर आएगा जो कि धमकी देता हुआ नजर आए। नहीं सर, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को एक नहीं 10 मोदी भी छेड़ नहीं सकते, इतना याद रखिए आप। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है। जी, ये बताइए असदुद्दीन ओवैसी, आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है इस लड़ाई में? लगता है आप एक तरह से हिंदू और मुस्लिम का जो डिवाइड है उसको और भी बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूं आपका एनिमी नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश की मिसाल लीजिए, मुलायम सिंह यादव, मायावती, बीजेपी या कांग्रेस, किसको आप हराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में आकर? राजदीप साहब, एक 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का निकालिए आप, उस सिक्के के 2 रुख होते हैं और दोनों, एक रुख में समाजवादी, एक रुख में बीजेपी है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस सुनिए, सबसे पहले ये लोग, सबसे पहले ये लोग हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश में हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं और जाहिर है मेरे भी ओपोनेंट है वो, और हर एक का होगा। मगर आपका प्रिसाइज सवाल का स्पेसिफिक जवाब ये है कि मैं नहीं समझता समाजवादी और बीजेपी में कोई फर्क है। समाजवादी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिलाती है और बीजेपी ये कहती है कि देखो ये तमाम के तमाम जो है ये इस तरह के एंटी नेशनल है या फिर गड़बड़ करेंगे। सर, आप भी बीजेपी का डर दिला रहे हैं लोगों को। आप भी नरेंद्र मोदी को एक तरह से गब्बर सिंह बना के इस प्रोग्राम पे दिखा रहे हैं कि जैसे मुसलमान डर जाए मोदी से और आपकी तरफ आ जाए। नहीं सर, आप में और समाजवादी पार्टी में फर्क क्या है? समाजवादी डराती है, हम कह रहे हैं कि दोनों से मत डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो। दोनों से उम्मीद मत रखो, कॉन्स्टिट्यूशन से उम्मीद रखो और अब के बार सही वोट का डालकर सही फैसला करो। आप सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए, इन दोनों ताकतों को शिकस्त दीजिए, क्योंकि जब तक आप सही वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे ये गलतियां होते रहेंगी। लेकिन फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना। कहां हुआ सर? सर आप अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो फायदा तो बीजेपी को होता है। सर मैं पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं आया, मैं गोवा को नहीं गया, आपके स्टेट में कैसा जीत गए सर? बताइए ना सर कि क्या मैं कोई सुपरमैन हूं कि उड़ के कभी पानाजी में उतर गया तो कभी लखनऊ में उतर गया? मैं नहीं हूं सर जिम्मेदार। मैं तो उस माइंडसेट को तोड़ने के लिए आ रहा हूं जो कह रही कि तुम डरते रहो और हमारा साथ देते रहो, और दूसरा हमारा डर पैदा करता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी से भी मत डरो, ये जमहूरियत है, अपना वोट का सही इस्तेमाल करो, अपनी आवाज को पहुंचाओ, बेबाक तरीके से निकल कर वोट को डालो। सर इसलिए आखिर में मैं पूछूंगा, कहीं ना कहीं ये जो लोगों में एक, या तो आप कहेंगे तो ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन कि आप और अमित शाह के बीच पे कुछ ना कुछ डील है कि जहां बीजेपी को, जहां मुस्लिम समुदाय 15% से ज्यादा है वहां आप जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाए कि वो डील आपके ही घर पे हुई थी, आपके ही घर पे लंच हुआ था, वेजिटेरियन लंच था। आपने कहा कि नहीं वो बैठे हैं वेजिटेरियन है, तो मैं आपके ही साथ खाया था। आप ही जिम्मेदार हैं उसके। वो डील आप करवाए थे, मैंने ही करवाया था। मैं तो आपकी मोहब्बत में फिदा हो गया। सर अब आप मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं जहां मुझको आप पर क्रिमिनल डेफेमेशन लगाना पड़ेगा। सर आपको इंटरव्यू नहीं मिलता है तो आप मुझसे कह रहे हैं सर, क्या है सर? ओवैसी साहब,
एक मिनट मेरा एक सवाल है, ये बताइए कि हर तबके की लीडरशिप डेवलप हो गई, दलितों की हो गई, पिछड़ों की हो गई, यादवों की है, हर किसी की है, यूपी में है, सब जगह है। मुसलमानों में कोई लीडरशिप क्यों नहीं निकली? क्यों मुसलमान आज भी उंगली पकड़कर किसी नेता के पीछे चलते रहते हैं? मुसलमान अपनी लीडरशिप क्यों डेवलप नहीं कर पाए? सर, हमने आज़ादी के बाद से तो किसी को अपना मुसलमान को लीडर नहीं माना। हमने नेहरू को अपना लीडर माना, हमने इंदिरा गांधी को अपना लीडर माना, हमने मुलायम सिंह को अपना लीडर बनाया, लालू को बनाया, कभी एनटी रामाराव को बनाया, कभी शरद पवार को बनाया। तो यही तो लीडर हमको ले डूबे हैं। नहीं सुनिए, हमने जिस पर भरोसा किया था वो उस भरोसे पर नहीं उतरे, बल्कि हमको शर्मिंदा कर दिए। और हमारा आज जो पोजीशन है, ये हमने जो अंधाधुन जो भरोसा किया, उसी का नतीजा है जो हमारी आज इतनी पीढ़ियां गुजरने के बावजूद भी हमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं लीडर नहीं बनना चाह रहा हूं, बल्कि आप बनिए लीडर, हम आपके पीछे काम करेंगे। इनको छोड़िए, इन लोगों की उंगली नहीं पकड़ना है, इनके गिरेबान को पकड़कर पूछना है कि हमारा हक क्यों नहीं दिया आप। अब उंगली नहीं, इनके गिरेबान को पकड़ना पड़ेगा, और यही तब्दीली लाना पड़ेगा हमको अवाम के मिजाजों में। जी सर, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आपने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक सिक्के के दो पहलू बताया है। इनमें किसका काम आप बनाना चाहते हैं, किसका काम बिगाड़ना चाहते हैं? मैं दोनों का काम बिगाड़ना चाहता हूं, दोनों का। ठीक सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। सर, ये वेस्टर्न यूपी में सर हाईकोर्ट बेंच का बहुत बड़ा मसला है, और सर मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप थोड़ा रोशनी डालें कि वेस्टर्न यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच 200 किलोमीटर पे दे दी गई, और सर यहाँ 750 किलोमीटर पे कोई बेंच नहीं आई। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इस पर क्या आप कुछ करना चाहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है सर, एक अलहदा बेंच बनना ज़रूरी है। इससे जो जुडिशियल जो जस्टिस सिस्टम है, जो केसेस का जो पाइलअप हो रहे हैं, वो बहुत हद तक उससे आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। वो मैं आपके साथ हूँ, और मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ओवैसी साहब, अभी आपने जो है जितनी भी देर आपकी बातें सुनी हैं, उसमें एक चीज़ आई है कि मुस्लिम कमज़ोर है। एक आपने रमज़ान में जो गोबर खिलाने वाली बात की, आप चुनाव में उतर रहे हैं, सपा पे आरोप लगाया कि वो मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती है, बीजेपी पे लगाया कि वो हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाती है। लेकिन अभी जो पूरी तरीके से आप करने जा रहे हैं, कहीं आप भी तो डर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक पक्ष को लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि यहाँ की अगर स्थिति देखें तो अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ ऐसे भी कई गांव हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जहाँ मंदिरों के घंटे नहीं बजते हैं, शाम को आरती नहीं होती है, उस तरीके के प्रतिबंध वहाँ लगा दिए जाते हैं। अगर एक घटना को आप इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, तो कहीं आप बंटवारे की तो प्रयास नहीं कर रहे हैं आप भी? सर, मैं आपको से मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मुजफ्फरनगर का जिम्मेदार मैं हूँ क्या, या मेरी तकारीर है? कल पार्लियामेंट में सवाल का जवाब आया था कि उत्तर प्रदेश में 2016 में जून तक 160 के करीब कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। मैं जिम्मेदार हूं क्या उसका? सर, आप ये पूरा बोझ मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं थक चुका हूं। मैं ये सेकुलरिज्म का बोझ नहीं उठाने वाला हूं। मैं कूली नहीं हूं सर, ये बोझ सबको उठाना पड़ेगा। मैं उठाकर थक चुका हूं। मैं कोई लेबर अड्डे का लेबर नहीं हूं कि इस बोझ को उठाऊंगा। अब ये बोझ सबको उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर सबको नुकसान होगा। मैं सुनिए मेरी बात, और मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। सब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एक्टिविटी करेंगे, सबके जलसे होंगे, सबके रैलीज होंगे, मेरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मेरी? हाँ, नहीं, धर्म की बात नहीं है, जमहूरियत की बात है। नहीं, उनका एक सवाल ये है कि दरअसल कुछ इलाकों में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर मंदिरों में घंटी नहीं बज पाती है उनके दबाव की वजह से। अच्छा देखिए, एक मिनट रुक तो जाइए। अच्छा सुनिए, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वो सवाल पूछने का हक नहीं है उसको। वही तरीका हो गया। इससे पहले जो स्थिति थी, जो आप जो हल्ला करने लगे, देखिए स्थिति आप लोग क्यों देश में अमन चैन नहीं रहने देना चाहते हो यार? वो सवाल कर रहा है, ये जवाब दे रहे हैं सिलसिलेवार। आप बीच में खड़े हो गए, आपके जो सवाल होंगे आप कर लीजिएगा।
यानी इसका मतलब है आपका वर्चस्व होगा तो वो कल सवाल नहीं कर सकता है, इनका वर्चस्व होगा तो आप सवाल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति मत लाओ यार, इसमें मत फंसो। वैसे साहब वो एक सवाल है उनका कि क्या ऐसी स्थिति है, आप कोई कैटेगरी बताने की भी स्थिति में है तो बता दीजिए आज। हाँ, हसनपुर गांव पड़ता है, उसमें हुआ है। अब्दुल्लापुर के पास एक गांव था, वहां पे शोभा यात्रा नहीं निकालने दी गई। ठीक है, अब ये सवाल है कि जहां पे, अरे वो भी सही है यार, वो भी सही है, आप सही बोल रहे हो। यही तो बात है कि इस देश की सियासत जो है, जिसका भी वर्चस्व होता है, जिसकी जीत होती है, वो दूसरे को दबा, इससे कैसे आप पार लगाओगे? मजहबी आज़ादी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, और वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, सबके लिए है। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इस फंडामेंटल राइट सबको मिले, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह है कि वो हिंदू मुसलमान ना देखे। ये फंडामेंटल राइट सबको मिलता है और मिलना चाहिए, इसको कोई नहीं छीन सकता। ये मेरा जवाब है। वैसे सब एक सवाल है, आपने कहा कि आप यहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और जिनका वोट बैंक का बहुत वजन भारी हो गया उसको आप हल्का करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि यूपी में जो स्थिति है उसमें आप सिर्फ मुसलमानों के हक की बात करते हैं। जो पॉपुलेशन है उससे आप किसी का खेल तो खराब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी, बीएसपी, उनके साथ कोई एक और मुस्लिम्स के अलावा भी कोई वोट बैंक है, तो सिर्फ मुसलमानों के दम पर आप लड़ तो सकते हैं, लेकिन जीतेंगे कैसे? सर, किसने कहा आपको कि मैं सिर्फ एक ही कम्युनिटी का वोट लूंगा? सर, हमको हर कम्युनिटी का वोट मिलेगा। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं आपका जवाब दे रहा हूं सर। बीजेपी अपना दल उनके साथ है, कुर्मी उनके साथ है। बीजेपी ने राजभरों को अपने साथ ले लिया, और ठीक है, एसपी कह रही है कि अब हम मोस्ट बैकवर्ड क्लास को दलित का स्टेटस मिले, कह रही है ना। बीएसपी का अपना एक वोट है। ये सब कर रहे हैं, मगर इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता कम्युनलिज्म का, कोई नहीं लगाता इनके ऊपर। क्यों नहीं लगाते? और एक ओवैसी खड़ा होगा तो आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये रियलिटी है जमहूरियत की, उत्तर प्रदेश की, कि सब कर रहे हैं मगर हम नहीं करना। हम नहीं करना, क्यों नहीं करना? हम क्या गुलाम है क्या इनके? यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो माइंडसेट है ना, ये जो दिमाग में जाले पड़ चुके हैं, ये जालों को निकालना पड़ेगा। सब करते हैं, सब कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे, आपको नहीं करना चाहिए। अकाली दल, अकालियों की पार्टी है, वहां द्रविडियनों की पार्टी है, यादवों की पार्टी यहां पर है। हर पुलिस स्टेशन में यादव मिल जाता है आपको, मगर कोई इनसे सवाल नहीं करता। अब जब हम खड़े होकर कहते हैं, बोले देखिए आप कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। नहीं सर, कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं, ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओवैसी सर, पूछिए। ओवैसी सर, आपसे दो बेसिक बातें पूछनी है। पूछिए, माइक आपके पास है जी। सबसे पहली बात तो आपको वोट बैंक सबसे चिढ़ है, और वो खरीब करके बोलिए। वो जी, माइक खरीब करके बोलिए, माइक। अच्छा, माइक को मुंह के पास। ओके। मैं ये जानना चाहता हूं कि वोट बैंक लगातार बना रहा, अब तक समझ में नहीं आया इसके पीछे बेसिक कॉज क्या है? लगातार दूसरों पे भरोसा करना या मुस्लिम्स की अशिक्षा? वन क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन इज, आप कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त भरोसा है, सारे भारतीय लोगों को है, होना भी चाहिए। उसी संविधान में समान नागरिक संहिता की भी बात है, आपके उस पर क्या विचार हैं? ये दो क्वेश्चन मेरे आपसे हैं, प्लीज बताइएगा। कॉमन सिविल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपके विचार? पहले सेकंड क्वेश्चन का जवाब देता हूं। सर, आपको मालूम है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट्स मिलते हैं? मिलते हैं ना? निकाल लीजिए ना सर उसको, हमको भी दीजिए। या तो फिर आप क्यों मुसलमानों को नहीं दे रहे? मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट्स मिलते, मुसलमानों क्यों नहीं देते आप? दूसरी बात, हमने नागाओं से हमने अभी फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट भी नहीं किया, उसको हम पब्लिकली ला नहीं सकते। सुबह बैठिए, इतना सबर करिए।
अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 में नागालैंड और मिजोरम को हमने प्रोटेक्शन दिया है कि आपके कल्चरल राइट्स को हम हाथ नहीं लगाएंगे, दिया है ना? आप उसको निकाल लेंगे? नहीं निकाल सकते। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल 16 हैं, एक नहीं है यूनिफॉर्म, 16 है, जिसमें से एक ये कहा गया कि शराब पर पाबंदी लगाओ। सर, आपके पास डेटा आता है गवर्नमेंट का कि हिंदुस्तान में 1,75,000 लोग सालाना मरते हैं एक्सीडेंट से, जिसमें से 65% शराब पीकर किसी की जान लेते हैं। हमारे पास डेटा है कि शराब पीकर औरतों पर जुल्म होता है। तो क्यों नहीं हम, आप और हम मिलकर बोले कि शराब पर पाबंदी लगा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में? क्यों नहीं होना चाहिए? चौथी बात यह है कि हमारा मुल्क एक डाइवर्स कंट्री है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक खाने अलग हैं। एक जगह पहले रोटी खाते, एक जगह बाद में रोटी खाते। गुजरात में खाने से पहले मीठा खाते। ये हमारी ताकत है। आप इस ताकत को कमजोर मत करिए। मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। मुल्क को क्या जरूरत है, कोड है, उसको यूनिफॉर्म इंप्लीमेंट करिए। दलितों को मारा जाता है, पीटा जाता है तो कानून काम नहीं करता। ये यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड की जरूरत है। सिविल कोड बाद में आएगा। सिविल कोड की जरूरत ही क्या है? अगर सिविल कोड की जरूरत होती तो बाबा साहब अंबेडकर बोलते बना दो इसको। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इतने बड़े बड़े बेहतरीन लोग बैठे थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, 16 डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर हम नहीं बात करते। वोट बैंक की वजह अशिक्षा है या? बोल चुके हैं ना सर, पहला ही सवाल आपका हो चुका हो। सर, मेरा सवाल बहुत आसान है, सिंपल है। आप बार बार जमहूरियत की बात कर रहे हैं, बार बार आप भारतीय संविधान में आस्था की बात कर रहे हैं, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह से ही डरो? आप ये क्यों नहीं कहते भारतीय कानून से भी डरो? बिल्कुल, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस वक्त तक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते जब तक आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे मुसलमान बनेंगे। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कानून की पाबंदी करना हर मुसलमान का अवलीन फरीजा है। हम कानून को नहीं तोड़ सकते, कानून के पाबंद रहना पड़ेगा। तीसरी बात, इसीलिए तो मैंने आईसिस को कहा था कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले आपके संबंध एक समाचार आया था, इसमें कुछ लोग पकड़े गए थे, संदिग्ध लोग थे, तो उसमें आपने कहा था मैंने वकील और लीगल सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो लेकिन आपने एक वर्ग से संबंधित लोगों के लिए बात कह दी, ठीक है, आपकी नज़र में जो भी उचित होगा, लेकिन आपके क्षेत्र में और भी लोग बहुत सारे ऐसे जेल में बंद होंगे जो अंडर ट्रायल होंगे, जो संदिग्ध लोग होंगे, सब क्या उनके लिए भी कभी आपने ऐसा कहा? सर, मैं आपको मेरे खर्चे पर हैदराबाद ले चलता हूं, मेरे ऑफिस में बिठाता हूं, और आप खामोशी से बैठकर देखिए जितने लोग मेरे ऑफिस को आते, मैं रोज 200-300 लोग से मिलता हूं मैं। आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई ये इंसान क्या है, ये क्या करता है, ये पूछता है कि तुम्हारा मजहब क्या है। आप प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे पास आइए हैदराबाद को, मेरे ऑफिस में बैठिए, खामोशी से बैठकर हर किसी से पूछ लीजिए, और आपको आपके सवाल का जवाब मैं यहां देने के बजाय वहां जरूर मिल जाएगा आपको। और आप आकर जोशी साहब को बता देना, वाजपेयी साहब को। सर, आप आजम खान का नाम लेने से बचते हैं और उनके नाम पर कोई जवाब भी नहीं लेते। क्या बोला आपने? आजम खान के नाम पर सर चुप हो जाते हैं अक्सर और बातों को टाल देते हैं। मैं रामपुर जिले से बिलोंग करता हूं। मैं सर से पूछना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ेंगे अभी, तो क्या आप रामपुर आकर रैली करना चाहेंगे? आप इलेक्शन लड़ने तैयार हो तो मैं टिकट दूंगा सर। आप आइए, आप बिल्कुल रेडी। शौकत साहब, नाम लिखिए इनका। जनाब, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप हमेशा आपकी जो बातचीत सुने और आपके हमेशा चर्चे सुने, आपका हमेशा एक ही निशान रहता है और अपना आप ये भी कबूला भी है उसको, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। आप भारत के संविधान की बहुत इज्जत करते हैं, उसकी बात भी करते हैं, होनी भी चाहिए। परंतु आपके छोटे भाई ने कहा था 24 घंटे मेरे को दे दो, हिंदुस्तान की पुलिस को हटा दो कि मैं हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। इसका आपने क्या किया? अपने भाई को पार्टी से निकाला? आपने कुछ किया? आपने कह दिया कोर्ट जवाब देगा। कोर्ट से मतलब कोर्ट, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सिर्फ
देश के मुसलमानों के मुहिम बनने नहीं जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र में भी लड़े, आप बिहार में भी लड़े, उत्तर प्रदेश में भी आप लड़ रहे हैं। आप ये जवाब दे दीजिए, आपने अपने भाई को पार्टी से निकाला और कब निकाल रहे हैं आप, और कब हिंदुस्तान के 121 करोड़ 127 हिंदुस्तानियों की इज्जत आप कब करना जानेंगे, इसका जवाब दे दीजिए। सर पानी पियेंगे जरा आप? नहीं, मैं पानी पिलाता हूँ, पीता बहुत कम हूँ। सर मैं तो आपने जो वरुण गांधी को किया था, पार्टी में रखा था ना उनको। अरे सुनिए, अरे सर जरा आप इतने पानी भी नहीं पी रहे, आप बात भी नहीं करने दे रहे। सर वरुण गांधी को तो आपने पार्टी से नहीं निकाला, कोर्ट ने उनसे इंसाफ किया, कोर्ट इंसाफ कर जाएगा। और फिर जो हरामजादे रामजादे कहते, उन्होंने भी कोई कहा, किसी ने कहा था ना, मैंने सुना था कहीं पर, हरामजादे रामजादे किसी ने कहा था, हम भी सुने, आप भी सुने। हमने ये भी सुना था कि जो मोदी को वोट नहीं देंगे वो पाकिस्तान चले जाएं, हमने सुना था, ये भी सुना था हमने ये भी सुना था कि एक धक्का और दो, मस्जिद को तोड़ दो। आज गंगा की सफाई हो रही है, सुना था ना सर। हमने ये भी सुना था कि इन कटुओं को काट दो महाराष्ट्र में, और उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया। सर ये देखिए तमाम चीजें हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम तमाम के सर आंखों पर होगा। रहा सवाल कि मैं हिंदुस्तान की इज्जत नहीं करता, सर मैं आपकी दुकान पर कब हाजिर हूं सर्टिफिकेट के लिए बताइए, मैं कब हाजिर हूं? क्योंकि आप दुकान खोलकर, आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसका सवाल है। नहीं ठीक है। हाँ जी पूछिए। हाँ ओवैसी साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हमेशा केवल मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, आप उस भारत के वासी हैं, आप उस हिंदुस्तान के वासी हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बड़े प्रेम और सहयोग के साथ, एकता के साथ रहते हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम इस धरती पर रहते हैं, इस भारतवर्ष में रहते हैं, तो हम भारत माँ की जय कहने में संकोच क्यों करते हैं? हम वंदे मातरम कहने में संकोच क्यों करते हैं? इस बात का आप हमें जवाब दीजिएगा। मैडम अफसोस की बात यह है कि 70 साल गुजर गए मुल्क को आज़ाद होकर, और जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया वो आज हमसे नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। सन 57 की जंग आज़ादी इसी सरजमीन से शुरू हुई थी, किसी नागपुर के फतवे पर शुरू नहीं की गई थी। यही मेरठ की सरजमीन थी जहां से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया गया था। और आज आप उन लोगों को जो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद लड़े करे और जिनकी लाशें दिल्ली से लेकर मौजूदा लाहौर के जितने झाड़ और पेड़ थे उन पर लटकती थी, आज आप उन्हीं के जानशीन से सवाल कर रहे हैं। मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुनिए मेरी बात, हमें आपकी बात सब्र से सुना। 70 साल हो चुके हैं, 70 साल हो चुके हैं। खुदा के लिए हम पर शक क्यों करते आप? हम पर शक क्यों करते आप हम पर शक क्यों करते? मैं आपसे एक जवाब ही दे रहा हूं, मैं जवाब ही तो दे रहा हूं ना। इतना आप चीख मारने से तो जवाब नहीं मिलेगा ना आपको। अरे बैठ तो जा मैडम, मेरी माँ, मैं आपको मेरी माँ कह रहा हूं, बस मैं आपको मेरी माँ कह रहा हूं। अम्मा जी बैठ, थोड़ा सब्र करिए, बेटे को बोलने का मौका दीजिए। अरे अच्छा मेरी बहन मैं आपकी उंगली से मैं डर रहा हूं। हो गया। बैठ जाइए। देखिए इस तरह से मां नहीं कहूंगा, बहन कहूंगा, बस। देखिए सवाल का नंबर बदल सकता हूं मैडम, मैं ऐनक का नंबर बदल सकता हूं, सोच नहीं बदल सकता। नहीं ठीक है, ऐसा बिहेव मत कीजिए इस तरह से, मत शब्दों का। अरे सर हम समझ गए, आप हो गया ना, आप सवाल किया, आपका हक सिर्फ सवाल करना है। जी पूछिए जनाब। सर आजकल हम जब अखबार पढ़ते हैं, ज़्यादातर अखबारों में मुझे ऐसा लगता है कि जितने अपराधी हैं वो सब ज़्यादातर 70% में देखता हूं कि उसमें मुस्लिम लोग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सब अशिक्षा की वजह से। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर आपको मालूम कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था? कौन सा मजहब का था वो? नहीं अरे सीधा ही जवाब दे रहा हूं ना। नाथूराम गोडसे तो मोहब्बत नहीं है ना आपको? नहीं है ना, नफरत तो है ना, नफरत है ना।
नफरत, सुनिए, नाथूराम गोडसे को जिसने मारा वो मुसलमान तो नहीं था, इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान तो नहीं था। सही है ना बात? फिर बताइए। और नाथूराम गोडसे ने तो सर आपको मालूम होना चाहिए वाजपेयी साहब, नाथूराम गोडसे ने खतना करवाकर महात्मा गांधी को मारा कि जब अगर वो मॉब में लिंच हो जाए तो लोग जब देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये तो मुसलमान ने किया था। तो ये आपको यकीनन आपका जो आपके सवाल का दूसरा पार्ट है, हम यही तो मैं कहा हूं कि भाई हमारे मुस्लिम इलाकों में आप स्कूल खोलिए। 2011 का जो सेंसस की रिपोर्ट आई, जो सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है वो मुसलमानों का है। तो यकीनन इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है, हमको भी करना चाहिए कम्युनिटी। मगर जो पार्टीज पावर में है उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने कुछ किया? और चौथी बात यह है कि मैं अपनी हर पार्लियामेंट की हर बजट की स्पीच में आप देख सकते हैं कि मैंने इस बात का मुतालबा किया कि माइनॉरिटीज को, दलित्स को और बैकवर्ड क्लास को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दीजिए, कि जो पढ़ना चाहता है उसको स्कॉलरशिप दीजिए, और इसी से हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। हमारा नैरेटिव क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज कितना गिरा? अरे स्टॉक एक्सचेंज भाड़ में जाए भाई, ये असल जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं दलित, बैकवर्ड क्लास, मुसलमान का, उसका क्या होगा? उसको तो मजबूत करना पड़ेगा ना। बार बार आएंगे, अभी तो लगा है सिलसिला आने का। आपका स्वागत है मेरठ में। मैं किसी राजनीति पार्टी से सीधा सवाल करें। बिल्कुल सीधा सवाल है, राजनीति पार्टी से नहीं हूं। ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर सभी भाई रहते हैं, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, आपस में सब एक दूसरे के घरों में जाते प्रेम पूर्वक रहते हैं। पूरे देश में छिटपुट की घटना होती रहती है। 100% में से 2-4% हर जगह लड़ाई झगड़े पूरे देश में होते हुए आए हैं, होते हुए रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि जब से हम लोग सुन रहे हैं सिर्फ आप एक समाज के तबके की बात करें, आप सिर्फ समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। उस समाज को ऐसा ना बांटे, आपको समाज को बांटना, समाज को आगे बढ़ाना तो सेवा के और बहुत कार्य हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी कर रहे हैं, जैसे स्वामी रामदेव जी कर रहे हैं। आपको करना है तो इस तरीके से सेवा कीजिए, लेकिन इस तरीके से समाज को भ्रातृवाद में, जातिवाद में मत बांटिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। अब आप जवाब सुनिए। मैंने किसी रिवर के किनारे को पोल्यूट नहीं किया, किसी यमुना के दरिया यमुना किनारे को पोल्यूट नहीं किया। और सुनिए, अब शायद मुझे भी टूथपेस्ट निकालना पड़ेगा बेचने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी कुछ क्रीम निकालूंगा। क्रीम नहीं, बिल्कुल अच्छा है सर, निकालेंगे 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 सर। हमारी पॉलिटिकल आर्ट ऑफ लिविंग अलग है, वो आर्ट ऑफ लिविंग अलग है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ सर, आपके साथ। माइक एक दे दीजिए इधर आगे। ओवैसी साहब, हम आपसे सहमत नहीं हैं, फिर भी सुबह 10 बजे के आए हुए केवल इसलिए 5 बजे तक बैठे हैं कि आपसे सुनना चाहते हैं और एक आध चीज़ का सही जवाब चाहते थे। आपने शुरुआत में कहा कि मुस्लिम इतने % हैं और इतने % उनकी जेलों में वो हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि इतने % होते, कम % होते हुए भी अधिक जेलों में क्यों हैं? अभी एक भाई ने कहा कि इतने ज़्यादा जिसको देखते हैं उसको अपराध करते हुए हम देखते हैं। वजह उसकी चाहे अशिक्षा हो, चाहे कोई भी कारण हो, आपको जो अपनी राजनीति करनी है उसमें कहीं इस बात को आगे बढ़ाइए कि मुसलमानों में जो अपराध की भावना बढ़ रही है वो कम हो, ये % कम हो। और यदि ऐसा नहीं, हम अपने जिस मेरठ में मैं देखता हूँ और दूसरी जगह में भी देखते हूँ, आप जैसे लोगों से उम्मीद है कि बजाय बांटने के और दूसरे आंकड़े जब आप लेते हैं, इनके भी ये कारण ढूंढें और उसके समाधान की कोशिश करें। सर, अपराध की भावना, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है, अगर 21% मुसलमान अंडर ट्रायल हैं, कन्विक्शन सिर्फ 14-15% का होता है। किसकी गलती है फिर ये? अगर जेलों में 11 साल सड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये अपराधी नहीं है, किसकी गलती है? आप इसको समाज को गलत कहेंगे? सुनिए मेरी बात। तीसरी बात यह है कि हमारी पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पहले वो लोग तय कर लेते हैं कि मुसलमान नहीं किया। मक्का मस्जिद की मिसाल दे रहा हूं मैं आपसे मिसाल दे रहा हूं। मैं मेरे सामने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों को 80 बच्चों को मारा पीटा गया। वो मिसालें हैं। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं कि एजुकेशन जरूरी है, इक्विटी जरूरी है। फिर ये देते क्यों नहीं है सत्ता में जो लोग हैं? कौन रोक रहा है उनको? और सुनिए, आप इस बार बैठिए सर, आप मेरे बुजुर्ग हैं, बैठिए ना। क्या कोई मुसलमान इस बात से इनकार करेगा कि आप मुझे स्कूल ना दो?
क्या कोई मुसलमान इस बात से इनकार करेगा कि मुझे बैंक से लोन ना मिले? कौन इनकार करेगा सर? हमारे भी ख्वाब वैसे हैं जो आपके ख्वाब हैं। हम भी चाहते हैं कि जो जिन ऊंचाइयों पे सब लोग जा रहे हैं हम भी जाएं। हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप हमको मच्छी मत दो, हमको मच्छी पकड़ना सिखा दो आप। यही हमारी लड़ाई है। जिस दिन ये हो जाएगा यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम हमारे मुल्क को बहुत ताकतवर करेंगे। ओवैसी साहब, हो गया नहीं, आधी मिनट हो गया। अनुशासन पे रहें हम लोग, ठीक रहेगा। अब यूपी इलेक्शन के बीच में चेहरा कोई होगा आप लोग का? कोई चेहरा होगा? इतना बदनाम चेहरा है, और क्या चेहरे की जरूरत है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, आप लगातार हमारे साथ बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।